नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं कारक का चैप्टर। तो अभी तक आपने अगर पीछे की क्लासेस नहीं देखी है तो पीछे की क्लासेस देख लीजिएगा, क्योंकि अभी तक कारक की 6 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। अब आप बोलोगे कि मैम आप हमें कारक के लिए इतना क्यों घुमा रहे हो, तो बच्चे इनमें इतना समय तो लगता है, क्योंकि कारक का जो चैप्टर है ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि कारक में विभक्ति कौन सी लगती है और मैं उसको शॉर्ट में बता करके एक चैप्टर एक क्लास में ही उसको ख़त्म कर दूं। आपको बिल्कुल अच्छे से और इतना डीपली करवाया जा रहा है कि चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, आज आपने अगर कारक पढ़ लिया ना, चाहे आप एस्टेट के लिए पढ़ रहे हो या यूपी टेट के लिए पढ़ रहे हो, सुपर टेट के लिए, कोई भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप आज कारक पढ़ रहे हो, तो आपका ये जो कारक है ये कितनी भी कठिन परीक्षा आ जाए आपका सभी में उतना ही वैल्यूएबल रहेगा जितना छोटी से छोटी परीक्षा में रहता है। कहने का अभिप्राय ये है कि आपको चाहे आपसे यूजीसी नेट में कारक दे दिया जाए तब भी आपके लिए इतना ही फ़ायदेमंद होगा, और चाहे आपसे एस्टेट टीजीटी पीजीटी पूछ लिया जाए या फिर कहीं भी, मतलब कोई भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम लेकर के चलते हैं कंटेंट को, और कंटेंट अगर हमारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड न हो करके कंटेंट जो रियल में बुक में होता है अगर वो हम अच्छे से कर लेते हैं तो फिर हमारा चाहे एग्ज़ाम कोई भी दे दो। मान लीजिए मैं जैसे एस्टेट की आपको तैयारी करवा रही हूँ, एस्टेट टीजीटी और पीजीटी की, और मैं सिर्फ और सिर्फ उसको ध्यान में रख करके चलूँ एस्टेट टीजीटी पीजीटी को, तो क्या होगा कि एस्टेट टीजीटी पीजीटी में सिर्फ और सिर्फ कुछ एक इम्पोर्टेंट सूत्र ही है जो बार बार वही घूम करके आ जाते हैं। जैसे द्वितीय विभक्ति में मैंने बताया था कि यहाँ पर द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है, कर्मणि द्वितीया। तो मैंने 2 बार एग्ज़ाम दिए और दोनों बार में ये देखा कि एस्टेट में सिर्फ यही प्रश्न पूछा गया था कि जो हमारा कोई भी हमें उदाहरण दिया गया और पूछा गया कि इसमें द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है, तो वो सभी को पता है कि कर्मणि द्वितीया है, और एक आध कर्म संज्ञा सूत्र पूछा गया था तो वो भी हमसे द्वितीय या प्रथमा विभक्ति से ही पूछ लिया गया। लेकिन यहाँ पर हम सभी विभक्तियों को उतना ही वैल्यूएबल मान करके चल रहे हैं, क्योंकि चाहे हमारा आज हमारे सामने चाहे एस्टेट का एग्ज़ाम दे दे, चाहे आज हमारे सामने कारक पढ़ने के बाद में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे दे, यूपी टेट का दे दे, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड कोई भी एग्ज़ाम आपको दे दे, आप अच्छे से क्वालिफाई कर लोगे। और एक बात और, आपको शायद ये बात फालतू ना लगे, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। वैसे मैं आपको कल सोच रही हूँ कि आपको एक तैयारी करने की स्ट्रेटजी दे दी जाए कि आप किस प्रकार से तैयारी करो, क्या कुछ एग्ज़ाम को क्रैक करने की रणनीति रखो जिससे आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए एसटी टीजीटी पीजीटी का। लेकिन फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी आज की क्लास में कि जो हम तैयारी करते हैं चाहे कोई भी टॉपिक को लेकर के करते हैं, तो आप कभी भी ये समझ करके मत कीजिएगा कि हमारा जो है एग्ज़ाम एस्टेट का है तो हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। ये कभी भी सोच करके मत कीजिएगा कि हमारा ये चीज़ का एग्ज़ाम है और हम सिर्फ़ और सिर्फ उसी को आधार मान करके तैयारी कर रहे हैं। आप सिर्फ ये सोचिएगा कि मैं ये जो टॉपिक पढ़ रही हूँ, जैसे आज हम कारक पढ़ रहे हैं, तो आप ये समझ करके तैयारी कीजिएगा कि मैं जो ये टॉपिक पढ़ रही हूँ ना कारक, ये चाहे मुझे कोई भी एग्ज़ाम में दे दे, मैं इसको अच्छे से करके आऊँगी, चाहे कोई भी किसी भी लेवल का एग्ज़ाम पूछ ले। इसी प्रकार से अगर आप संधि पढ़ रहे हैं तो संधि भी आप ये समझ करके मत पढ़िए कि मैं आज एस्टेट के लिए तैयारी कर रही हूँ तो संधि सिर्फ और सिर्फ उसी को ध्यान में रख करके पढ़ूँगी। नहीं, हमें क्या करना है, हमें ज्ञान लेना है। क्या करना है, ज्ञान लेना है। और अगर आपके पास नॉलेज होगी किसी भी चीज़ की तो आप क्या करोगे, उस आपके सामने चाहे कोई भी एग्ज़ाम रख दिया जाए, आप संस्कृत के एग्ज़ाम को चुटकियों में कर दोगे। मैं क्या करती हूँ, मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि आज मेरा
आने वाला जो एग्ज़ाम है वो ये होगा। हाँ, थोड़ा सा ये हो सकता है जैसे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में हमारा जो सिलेबस है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है। तो लेकिन फिर भी हम जो हमारे एस्टेट के सिलेबस में लगे हुए हैं वो चीज़ें अगर हम पढ़ें तो सिर्फ ये सोच करके ना पढ़ें कि हम एस्टेट के लिए ही तैयारी करें। आप ये सोच करके पढ़ें कि चाहे कोई भी टॉपिक दे दिया जाए हम, और किसी भी एग्ज़ाम में दे दिया जाए, हम उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर हैं। जैसे मान लीजिए मैंने पता है क्या किया था, जब हमारा 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, 2023 में, तो मैं भी शायद 2023 में 14 दिसंबर को हमारा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम था। हालांकि मेरा नेट ऑलरेडी क्वालिफाई है, मैं फिर भी एग्ज़ाम देती रहती हूँ। तो 14 दिसंबर को जो मेरा एग्ज़ाम था मैं उसके लिए पढ़ कर के गई थी, सिर्फ़ और सिर्फ यूजीसी नेट के सिलेबस को पढ़ कर के गई थी। और फिर 23 तारीख और शायद 25 दिसंबर को ही EMRS का एग्ज़ाम था। EMRS आप सभी जानते ही होंगे, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। तो वो एग्ज़ाम क्या था, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि मैंने इसको सिलेबस को देख करके बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी। EMRS के सिलेबस को थोड़ा सा इसमें कुछ 10% सिलेबस अलग था, बाकी सभी मिलता जुलता था। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो कोई ना, एग्ज़ाम तो दे ही देते हैं, इससे हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि जो एग्ज़ामिनर है वो EMRS का जो एग्ज़ाम होता है वो बनाता किस प्रकार से है। तो मैं एग्ज़ाम देने चली गई। और आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने तो अभी बोला कि हमारी जो संस्कृत की तैयारी होती है वो सभी एग्ज़ाम को लेकर के चलती है, तो आपके मन में ये ख्याल क्यों आया कि तैयारी क्यों नहीं थी। तो ये आपको बताती हूँ, ये तैयारी इसलिए नहीं थी कि जो EMRS का एग्ज़ाम था इसमें जर्नल पेपर भी होता है, और आप सभी जानते हैं हमारा जो जर्नल पेपर है यूजीसी नेट का, उसमें जर्नल पेपर में क्या पूछा जाता है। और EMRS के जर्नल में हमसे पूछा गया हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके, और वो भी इंडियन और करंट अफेयर। तो ये सब चीज़ें मेरा तैयार नहीं था, इसलिए मेरे मन में यही ख्याल आ रहा था कि मैं नहीं जा रही मतलब कुछ भी करने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि मैं जैसे ही एग्ज़ाम देने गई और मैंने एग्ज़ाम का जो लेवल देखा, संस्कृत इतना इजी लेवल पूछ रखा था, बस पूछो ही मत। क्योंकि संस्कृत तो अगर आपकी नेट की तैयारी है अच्छे से तो आपको संस्कृत कभी भी टफ नहीं लगेगी। संस्कृत तो ईजी ही थी, लेकिन इंग्लिश में आप सभी को पता है जो हमारे संस्कृत के विद्यार्थी होते हैं वो इंग्लिश में हमेशा मार खा जाते हैं। क्या करते हैं, इंग्लिश में हमेशा मार खाते हैं जो संस्कृत के विद्यार्थी होते हैं, कुछ एक आध को छोड़ करके। बाकी सभी की इंग्लिश जो है वो कमज़ोर ही होती है। लेकिन मैंने क्या किया था, जब हमारा EMRS का एग्ज़ाम था तो EMRS का एग्ज़ाम तो हमारा हुआ दिसंबर में, और मैं इंग्लिश पढ़ती थी सितंबर और अक्टूबर में मैंने इंग्लिश पढ़ी। और फिर मैंने 2 महीने बिल्कुल भी इंग्लिश को देखा भी नहीं, छोड़ दी, बिल्कुल ही साइड में रख दी। और EMRS में ये कंडीशन थी कि 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको इंग्लिश के, और 10 में से अगर आपके 4 क्वेश्चन ठीक नहीं हुए तो आप पास नहीं होंगे। और मैं आपको बताती हूँ कि मेरे जो है 10 में से 8 क्वेश्चन इंग्लिश के ठीक थे। और वो क्यों ठीक हुए, क्योंकि मैंने इंग्लिश पढ़ी थी सितंबर और अक्टूबर में। लेकिन क्या किया मैंने सिर्फ और सिर्फ EMRS को ध्यान में रख करके इंग्लिश की तैयारी नहीं की थी। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी नॉलेज है ना, नॉलेज हमारी कहीं भी काम आ सकती है, आपको कितना भी टफ एग्ज़ाम दे दिया जाए। इसलिए बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। बाकी मैं जब आपको एग्ज़ाम स्ट्रेटजी करवाऊंगी आपको कि आप किस प्रकार से एस्टेट, TGT, PGT की प्रिपरेशन करें, वो मैं आपको कल क्लास अपलोड करके दूंगी। क्योंकि कल मुझे जाना है बाहर, फ्रेंड की शादी है, वहाँ जाना है मुझे। तो इससे क्या होगा कि आपको कल की क्लास में आपको स्ट्रेटजी मिल जाएगी। आज मैं रिकॉर्ड कर दूंगी उस क्लास को, और कल आप वो क्लास अवश्य देखिएगा।
टाइम वही रहेगा आपका, 11 बजे ही मैं अपलोड कर दूँगी। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि शादी में जाना है तो मैं भूल भी सकती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे याद आ जाएगा। आधा घंटा 1 घंटे के बाद आई चाहे पहले आई, लेकिन मैं अपलोड अवश्य करूँगी। तो आप वहाँ पर भी आपको अच्छे से गाइडलाइन दी जाएगी कि आप किसी भी एग्ज़ाम की कैसे तैयारी करें। मुझे पता है कि आपके लिए थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन ये भी बताना ज़रूरी है क्योंकि हर एक टीचर का यही कर्तव्य होता है कि जो हमारे स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, वो कभी भी अपने मार्ग से भ्रष्ट ना हो। और सिर्फ टीचर का यही नहीं होता कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको जो किताबी ज्ञान है वो दे करके चला जाए। आपको किस प्रकार से एग्ज़ाम को हैंडल करना है वो भी आपको बताए, वही एक अच्छा टीचर माना जाता है। इसीलिए आपका थोड़ा सा समय लिया है। आई होप आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी मैं आपको कल की क्लास में अच्छे से करवा दूंगी, वो आप ज़रूर देखिएगा। तो आइए आज हम करते हैं करण कारक। द्वितीय विभक्ति तक हमारा हो चुका है, तो अब हमारा सबसे पहले सूत्र जो है तृतीय विभक्ति का, वो सूत्र आता है साधक। सॉरी, ये नहीं करेंगे, पहले हम करेंगे विधि सूत्र। तृतीय विभक्ति का विधि सूत्र जो है, विधि सूत्र। तो क्या है यहाँ पर, कर्तृ कर्णयो तृतीया, कर्तृकर्ण्योस् तृतीया। तो ये जो है ये हमारा सूत्र है, और ये किस प्रकार का है, विधि सूत्र है। विधि सूत्र आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अगर आपने अभी तक पीछे की क्लासेस देखी है तो विधि सूत्र आपको अच्छे से बताया गया है कि विधि सूत्र क्या होता है। विधि सूत्र होता है चाहे तृतीय विभक्ति के कितने भी संज्ञा सूत्र आ जाए, विधि सूत्र अर्थात तृतीय विभक्ति का विधान करने वाला सूत्र कौन सा होगा, तो वो हमारा होगा कर्तृकर्ण्यो तृतीया। जैसे हम द्वितीय विभक्ति में पढ़ रहे थे, उस सूत्र का नाम क्या था, कर्मणि द्वितीया। इसी प्रकार से कर्तृकर्ण्योस् तृतीया। तो यहाँ पर अगर आपको ये याद नहीं रहता है कि विधि सूत्र कौन सा है, तो सभी विभक्तियों में इसी प्रकार से आएगा। जैसे कर्मणि द्वितीया, तो उसमें द्वितीय नाम था साथ में। इसी प्रकार इस सूत्र में तृतीय नाम साथ में है, तो ये आप इसको देख करके पहचान सकते हैं कि एक क्या है, विधि सूत्र है। क्या है, विधि सूत्र है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अभी हम इसकी वृत्ति देखते हैं और फिर हम इसका अर्थ जानेंगे कि ये सूत्र कह क्या रहा है। अनअभिहिते अनअभिहिते कर्तरि करणे च तृतीया स्यात्। अनअभिहिते कर्तरि करणे च तृतीया स्यात्। तो यहाँ पर अनअभिहिते क्या होता है, अभिहित का अर्थ होता है कहना। क्या होता है अभिहित, अभिहित अर्थात कहना। और अनअभिहित अर्थात इसमें नया तत्पुरुष समास जुड़ गया है, और अनअभिहित क्या हो जाता है, अनअभिहित, अनअभिहित हो जाता है न कहना। क्या है, न कहना अर्थात नहीं कहना, अर्थात जो कहा नहीं गया है ऐसा। कर्तरी और करणे, करणे अर्थात अनुक्त कर्ता, अर्थात जो नहीं कहा गया है ऐसा कर्ता, और अनुक्त करणे, अनअभिहित ये दोनों के साथ ही जुड़ेगा। ये जो अनअभिहित विशेषण दिया गया है ये कर्ण के साथ भी जुड़ेगा और ये कर्तरी के। तो क्या कहा गया है कि अनुक्त कर्ता और अनुक्त कर्ण में तृतीया स्यात् क्या होती है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कि जो कर्ता है, जो नहीं कहा गया है वो कर्ता, और जो नहीं कहा गया है वो कर्ण, इन दोनों में क्या होती है, तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे यहाँ पर एक सूत्र देखते हैं हम, रामेण बाणेन सूत्र, सॉरी उदाहरण है ये,
रामेण बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। आपने जब भी कारक पढ़े होंगे तो ये आपने उदाहरण जरूर सुना होगा। रामेण बाणेन हतो बाली। रामेण राम के द्वारा, क्या है? राम के द्वारा बाण से, बाणेन क्या होता है? बाण से बाली को, क्या है? बाली को मारा गया, बाली मारा गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राम के द्वारा बाण से बाली मारा गया। ये जो हमारा तृतीया विभक्ति के जो एग्जाम्पल होते हैं वो लगभग क्या होते हैं, जैसे हम इंग्लिश में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ते हैं तो हम एक्टिव का पैसिव बनाते हैं, जैसे हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते हैं, इसी प्रकार से ये होता है। तो यहाँ पर जो है रामेण बाणेन, आप सभी ने सुना होगा कर्म में जो कर्ता होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। तो इसी प्रकार से ये जो है ना, ये राम के द्वारा, तो यहाँ पर ये सब क्या है? कर्ता भी और जो हमारा करण है। करण क्या है? यहाँ पर करण का अर्थ होता है साधन। क्या होता है करण का अर्थ? अर्थात साधन, अर्थात जिसके माध्यम से, जैसे मैं आपको अपनी क्लासेस प्रदान कर रही हूँ तो वो मैं किसके माध्यम से कर रही हूँ? वो कर रही हूँ मैं फ़ोन के माध्यम से। फ़ोन के माध्यम में से मैं वीडियो को रिकॉर्डिंग करती हूँ और उसी के माध्यम से मैं आपको यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर देती हूँ। तो यूट्यूब चैनल भी हमारा क्या हो जाता है? एक माध्यम हो जाता है, आप तक क्लास पहुँचाने का एक माध्यम है। तो ये दोनों क्या है? यहाँ पर अनुक्त रूप से, अर्थात जो कहे नहीं गए हैं अनुक्त रूप से है, इनके अंदर क्या होती है? तृतीया विभक्ति। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कर्ता में या कर्म में ही तृतीया नहीं होती। वहाँ पर हमने जब कर्ता कर्म पढ़ा तो वहाँ पर सिर्फ एक के अंदर थी, यहाँ पर कर्ता में भी होगी और करण में भी होगी, जो साधन होगा। साधन क्या होता है? जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि वह बस से जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा साधन है वो क्या है? बस। क्या है? बस, क्योंकि जिसके माध्यम से वह कार्य कर रहा है, जैसे वह चाकू से काटती है, चाकू से काटती है। तो यहाँ पर ये जो हमारा चाकू है ना, चाकू, ये क्या है? हमारा करण है। करण मीन्स साधन है, जिसके माध्यम से हम कोई कार्य कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको लिख करके दिखा रही हूँ, तो ये जो हमारा लिखना है वो मैं किसके माध्यम से लिख रही हूँ? पेन के माध्यम से, पेन के माध्यम से। तो हमारा ये जो करण होगा, तृतीया लगेगी, वो किसके माध्यम से लगेगी? किस में लगेगी? पेन के अंदर लगेगी। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अर्थात जिसके माध्यम से कोई कार्य किया जाता है, जैसे बालक गेंद से खेलता है, तो यहाँ पर जो बालक है वो किस से खेल रहा है? गेंद से। तो गेंद में क्या होगी? तृतीया विभक्ति होगी। क्या होगी? तृतीया विभक्ति होगी, क्योंकि जो गेंद है ना वही बच्चे का करण है। क्या है? करण। करण मीन्स साधन है, अर्थात उसी के माध्यम से कोई क्रिया की जा रही है। अब हम एक सूत्र देखते हैं, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सूत्र का नाम है साधकतमम करणम। क्या है सूत्र? साधकतमम करणम। साधकतमम करणम, इसकी जो वृत्ति है वो क्या है? क्रिया सिद्धौ। लिख लीजिएगा आप साथ साथ। इसके आपको कोई नोट्स प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, और आप है ना थोड़ा सा साथ दीजिए, जिससे क्या है कि मैं आपको एक डिजिटल बोर्ड ला करके आपको अच्छे से तैयारी आपकी करवाऊं। और मैं कभी भी ये नहीं चाहती कि जो
जो चीज़ें आपको निःशुल्क दे ही जा रही है, अच्छे से फ्री में इतना अच्छा आपको कंटेंट दिया जा रहा है, तो फिर आप बैच अफोर्ड करके उसका क्या ही मीनिंग रह जाता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यही चीज़ें आपको बैच में कंटेंट में दिया जाता है, और मुझे नहीं लगता कि इससे इजी लेवल आपको कोई भी मतलब कैसे भी समझाया जा सकता है। मैं बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से चल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कारक को पहली बार पढ़ रहे हैं, और बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनको पहले से ही मुझसे ज़्यादा ज्ञान हो सकता है। लेकिन जिनको ज़्यादा ज्ञान है उनके लिए थोड़ा सा ये रिवीजन सेशन हो सकता है, और जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है या जिनको थोड़ी मोटी नॉलेज है लेकिन फिर भी नहीं पता है कि इसमें विभक्ति कैसे क्या करें, सूत्र कौन सा लगाएं, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद क्लास है। इसलिए आप अपने नोट्स स्वयं प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मेरी ये क्लास मैं आपको जैसे ही प्रोवाइड करती हूँ और ये सब इरेज हो जाता है जैसे ही मैं वीडियो को सेव करती हूँ। तो मैं आपको ये जो आप सोच रहे होंगे कि मैम आप ये जो हमें करवा रहे हो, जैसे और टीचर हमें क्या करते हैं बैच में, हमें जो बोर्ड पर करवाया जाता है वही चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये मैं नहीं कर सकती। जब हम अपने पास डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तब हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि तब हमारे पास बहुत ऑप्शन होंगे। लेकिन ये जो बोर्ड है ये डिजिटल नहीं है, और फ़ोन में मुझे नहीं लगता कि कोई और भी बोर्ड होगा जो जिसमें हम इस प्रकार से इसका यूज़ करके वो कर सकते हैं। मैं आपको सीधा ही क्या करती हूँ, PDF ओपन करके सीधा ही बस आपको पढ़ाती हूँ, तो इसमें कोई PPT वगैरह नहीं बनती है। इसलिए आप ये उम्मीद मत कीजिएगा कि मैम इस टॉपिक के नोट्स प्रोवाइड करेगी, इसलिए आप अपना नोट्स स्वयं बनाइए। तो यहाँ पर क्या है, हमारी वृत्ति क्रिया सिद्धौ प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञा स्यात्। क्या है, कर्ण संज्ञा स्यात्। तो ये हमारी इस सूत्र की वृत्ति है, अर्थात यहाँ पर क्या कहा गया है, क्रिया सिद्धौ अर्थात क्रिया की सिद्धि में, यहाँ पर सिद्धि सप्तमी क्या दिया गया, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति दी गई है, सप्तमी विभक्ति। ये सब हमसे इसमें नहीं पूछी जाती, विभक्ति वगैरह ये सब हमसे साहित्य में पूछे जाते हैं कि इस शब्द में कौन सी विभक्ति है, कौन सा इसका समास बनता है, ये सब हमसे साहित्य में पूछे जाते हैं। यहाँ पर व्याकरण में हमसे व्याकरण की ही व्याकरण सूत्र की व्याकरण नहीं पूछी जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ आपको अर्थ समझाने के लिए बताया जा रहा है कि क्रिया सिद्धौ अर्थात क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट, प्रकृष्ट का अर्थ क्या होता है, अत्यंत सहायक, प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्, अर्थात क्रिया की सिद्धि करने में, क्रिया को सफल बनाने में जो अत्यंत सहायक होता है वो हमारा क्या कहलाता है, उसकी हमारी क्या हो जाती है, कर्ण संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है, कर्ण संज्ञा हो जाती है। जैसे हमने अभी उदाहरण देखा कि यहाँ पर जैसे मैं लिख रही हूँ, मैं पेन के द्वारा लिखती हूँ, या फिर हम सीधा इसको लिख सकते हैं, मैं पेन से लिखती हूँ, पेन से लिखती हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा माध्यम है क्रिया की सिद्धि, लिखना क्या है, क्रिया है, लिखना हमारा क्या है, क्रिया, और जो लिखने का कार्य सिद्ध किया जा रहा है वो किसके माध्यम से किया जा रहा है, पेन के माध्यम से। किसके माध्यम से, पेन के माध्यम से। मैं तो यहाँ पर करता है, क्या है, कर्ता, क्या हो गया, मैं यहाँ पर क्या है, हमारा करता है, मैं यहाँ पर करता है, और जो लिखने का कार्य है वो किसके माध्यम से किया जा रहा है, पेन के माध्यम से। तो यही सूत्र ये क्या यही कह रहा है कि जो क्रिया को सफल बनाने में सबसे सहायक होता है, चाहे हम कोई भी कार्य कर रहे हो, काटने का कर रहे हो, जैसे मैं फल काट रही हूँ, तो यहाँ पर
मैं चाकू से फल काट रही हूँ। तो यहाँ पर जो फल काटने की जो क्रिया की जा रही है उसकी सिद्धि किसके द्वारा हो रही है? चाकू के द्वारा ही हो रही है। अगर चाकू नहीं होता तो क्या आप हाथ से फल को काट सकते हो? तो यहाँ पर जिसके माध्यम से जो कार्य किया जाता है, जो माध्यम होता है ना, माध्यम, वही हमारा क्या होता है? कर्ण संज्ञा होता है। तो ये जो साधकतमम करणम है ना हमारा, ये हमारा क्या है? एक संज्ञा सूत्र है। संज्ञा सूत्र क्या है? संज्ञा सूत्र। आई होप आप सभी समझ गए होंगे, ये संज्ञा सूत्र है। और तृतीया विभक्ति का विधान करने वाला सूत्र कौन सा था? कर्तृ कर्णयोस तृतीया। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा सूत्र आता है अगला। सूत्र है अपवर्गे तृतीया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है, अपवर्गे तृतीया। अपवर्गे तृतीया हमारा सूत्र है। तो यहाँ पर ये जो सूत्र है ये क्या करता है? अपवर्ग का अर्थ ही क्या होता है? अपवर्ग आप सभी जानते ही हैं, हम इसको मोक्ष भी बोल सकते हैं, मोक्ष, या फिर हम इसको फल प्राप्ति भी बोल सकते हैं। तो मैंने आपको द्वितीय विभक्ति में एक सूत्र करवाया था, आपको याद हो तो, अगर आपने पीछे वाली क्लास देखी हो तो मैंने आपको एक सूत्र करवाया था, कालाध्वानोर अत्यंत संयोग। क्या था सूत्र? कालाध्वानो अत्यंत संयोगी। ये सूत्र मैंने करवाया था, आपको अच्छे से याद भी होगा क्योंकि पिछली ही क्लास में करवाया है, तो आपको याद तो होना ही चाहिए अगर आपने अच्छे से क्लास को देखी है तो यहाँ पर जो कालाध्वान और अत्यंत संयोगी ये सूत्र है, ये सूत्र द्वितीय विभक्ति का है। और ये सूत्र क्या कहता है कि कालवाची और अध्वानो अर्थात मार्गवाची, इन दोनों में अगर कार्य निरंतर रूप से चल रहा है तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, अर्थात उसकी कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति होती है। लेकिन यहाँ पर जो सूत्र है ना, यहाँ पर हमारे पास सूत्र क्या है? यहाँ पर हमारे पास सूत्र है अपवर्गे तृतीया। क्या है सूत्र का नाम? अपवर्गे तृतीया। तो ये जो अपवर्गे तृतीया सूत्र है ये क्या कहता है कि कालवाची हो, शब्द जो है कालवाची और मार्गवाची। वाची का अर्थ क्या है? पहचान करवाने वाला। कालवाची और मार्गवाची। और यहाँ पर अपवर्ग से आप सभी समझ ही रहे होंगे कि जिसमें फल की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात हमने पहले वाले सूत्र में ये पढ़ा कि जो कार्य निरंतर चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कार्य पूर्ण हो गया होता है। यहाँ पर क्या होता है? कार्य पूर्ण हो जाता है। चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो आप, जैसे पढ़ने का कार्य कर रहे हो तो उसमें कार्य क्या था? निरंतर महीने भर तक चल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है, कार्य पूर्ण हो जाता है। और कार्य पूर्ण हो जाता है तो कौन सी विभक्ति लगती है? कर्ण संज्ञा होकर के तृतीया विभक्ति लगती है। कौन सी? तृतीया विभक्ति। देखो हम एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। उदाहरण देखिए, उदाहरण है एहना, क्रोशेन, अदित है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? एहना अर्थात एक दिन। एहना क्या होता है? एक दिन। एहना क्या होता है? एक दिन में। क्रोशेन क्या होता है? क्रोशेन क्या होता है? क्रोशेन होता है कोश भर। कोश भर क्या होता है? हमने जाना। कोश क्या होता है? आप सभी जानते ही हैं। कोश एक दूरी होती है, दूरी। जैसे हम आज के ज़माने में वैसे 1 किलोमीटर बोलते हैं, कभी हम ये बोलते हैं 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो हम आज के ज़माने में किलोमीटर में जानते हैं। या फिर हम ये बोल देते हैं कि
500 मीटर दूर है, यहाँ से 400 मीटर दूर है, तो पहले क्या होता था कि कोस रूप में जानते थे। आपने किसी से सुना भी होगा, अपने दादा परदादा दादी से, मम्मी पापा से, कि एक कोस भर भी दूरी नहीं है तो शायद कोस के अंदर 4 किलोमीटर के अंदर एक कोस होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये जो कार्य है ना, एक दिन कोस भर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक दिन निरंतरता से कोस भर पढ़ लिया गया, अर्थात कोस भर चलते चलते उसने पढ़ लिया। क्या है, पढ़ लिया। तो यहाँ पर कार्य जो है हमारा पूर्ण हो चुका है, कोस भर में पढ़ लिया, या आप ये कह सकते हैं एक दिन में कोस भर में पढ़ लिया। अर्थात कहने का सिर्फ और सिर्फ अभिप्राय यही है कि यहाँ पर जो कार्य है ना, कार्य वो कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। और जहाँ पर भी चाहे मार्गवाची हो, चाहे दूरीवाची, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रही है, फल की प्राप्ति हो रही है। देखो यहाँ पर क्या है कि अहना क्रोशिन, अब मान लीजिए मैं यहाँ पर चलने का कार्य कर रही हूँ, चलने का, और सिर्फ मैं चल ही रही हूँ। क्या कर रही हूँ, यहाँ से मैंने, ये मेरा घर है, यहाँ से मैंने चलना शुरू किया और मुझे जाना था मान लीजिए स्कूल में, ये हमारा मान लीजिए स्कूल है। तो यहाँ से मैंने घर से चलना शुरू किया और मैं सिर्फ और सिर्फ चलती ही जा रही हूँ। तो चलने का ही कार्य हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चलने का ही कार्य हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मैंने साथ साथ क्या किया, अधीत है, अधीत है से क्या कर लिया, पढ़ लिया। पढ़ लिया मीन्स मैं यहाँ पर चल भी रही हूँ और मैं चलते चलते मैंने किताब खोल करके पढ़ भी ली। तो यहाँ पर मुझे एक फल की प्राप्ति भी हो रही है, और वो फल कैसा है, पढ़ लिया। अर्थात जब मैंने पढ़ लिया तो मुझे पढ़ने से ज्ञान की प्राप्ति तो होगी ही। जैसे मान लीजिए आजकल का ये ट्रेंड क्या है, मतलब आजकल यही चल रहा है कि आप सब कहीं जा रहे हो, मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे हुए हो, आप ट्रेन में बैठे हुए हो और आपको कहीं जाना है। मान लीजिए आप हरियाणा से चल करके आप जा रहे हो, आप जा रहे हो एमपी, लिख लेती हूँ मैं, एमपी जा रहे हो आप यहाँ से। तो इसमें क्या है कि हमारा लगभग हरियाणा से हम चलते हैं तो हमारा 36 तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आजकल ट्रेन इतना टाइम नहीं लेती है, 24 आवर का ही समय लगता है मान लीजिए। तो आप क्या 24 आवर ऐसे ही बैठ करके टाइम पास करोगे? तो आपके पास क्या होगा कि अगर आपके बैग में कोई पुस्तक रखी है तो आप वो पढ़ोगे, या फिर आप फ़ोन से ई बुक निकाल करके वो पढ़ लोगे, या फिर क्या करोगे कि आप किसी टीचर की, जैसे मैं पढ़ाती हूँ आपको वैसे ही, कि आपका समय भी बर्बाद ना हो और आप जो है टीचर की क्लास अच्छे से सुन लो। तो क्या करोगे कि आप साथ साथ कोई टीचर की क्लास देखते हुए चल रहे हो, कोई रीजनिंग की देख रहा है, कोई जो है मैथ की देख रहा है, कोई संस्कृत पढ़ रहा है। तो इससे ये सब जो कार्य आप साथ साथ कर रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है, हमें एक फल की प्राप्ति हो रही है, अर्थात हमें एक ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। तो यहाँ पर जो हमने क्या कर लिया है, चलते चलते हमने साथ में ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। और द्वितीय विभक्ति में क्या था, सिर्फ और सिर्फ हम कार्य ही कर रहे थे, कोई और कार्य उसमें साथ में नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर अहना क्रोशेन अधीत है, अर्थात दिन में क्रोश भर पढ़ लिया गया। अर्थात क्रोश क्या होता है, क्रोश होता है चलना, चलना नहीं होता, एक दूरी होता है और उस पर हम चलते हैं। तो चलते चलते हमने साथ में पढ़ने का भी कार्य कर लिया। तो यहाँ पर हमें पढ़ने की फल प्राप्ति हो गई है। तो इसके योग में जो क्रोश है, क्रोश में क्या हो जाएगी, हमारी तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अब हम अगला सूत्र करते हैं, ये हमारे लिए इतना ही है, अपवर्ग तृतीया। अब सूत्र आता है सहयुक्ते अप्रधाने। वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है, कभी भी छोड़ करके मत जाइएगा। पीछे स्टेट के एग्ज़ाम में ये सूत्र पूछा गया है। ये जब मैं आपको प्रीवियस एग्ज़ाम करवाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से ये सूत्र पूछा गया था।
तो सूत्र क्या है, सहयुक्ते अप्रधाने। तो यहाँ पर जो हमसे प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, पहले हम इसको समझते हैं फिर आप आंसर कीजिएगा। फिर मैं आपसे ये क्वेश्चन जो हमसे एग्जाम में पूछा गया था वही सेम क्वेश्चन आपसे करूँगी। तो यहाँ पर हमारा जो वृत्ति है वो क्या है, वृत्ति सहार्थेन युक्ते अप्रधाने तृतीया स्यात्। क्या है, तृतीया स्यात्। यहाँ पर क्या कहा गया है, सहयुक्ते अप्रधाने। तो यहाँ पर आपको सूत्र को भी इसी प्रकार से पढ़ना, आप सीधा ये मत पढ़िएगा कि सहयुक्ते प्रधाने, नहीं। आपको यहाँ पर, आप सभी को पता है, ये जो हमारा अवग्रह का चिन्ह होता है ये क्या, किसकी साउंड देता है, ए की। लेकिन यहाँ पर ये पूर्ण भी ए नहीं होता और ये ऐसा भी नहीं है कि ये ए नहीं है। तो आपको इसकी साउंड हल्की सी बोलनी है कि सहयुक्ते अप्रधाने। तो यहाँ पर जो हमारा वृत्ति दी गई है वो क्या कहा गया है कि सह अर्थेन, अर्थात सह शब्द में और सह का अर्थ कराने वाले शब्दों में भी, अर्थात साथ का अर्थ कराने वाले शब्द, साथ का अर्थ कराने वाले शब्द, चाहे कितने भी शब्द हो जो साथ का अर्थ कराते हैं। सह या फिर साथ का अर्थ कराने वाले शब्द से युक्त अप्रधान में क्या होती है, अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है। बस आप विशेष रूप से ये ध्यान रखिएगा कि तृतीया विभक्ति जो होती है वो अप्रधान में होती है, प्रधान में नहीं होती है। और इसी प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मैं आपसे करती हूँ, पहले हम इसका एक उदाहरण देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उदाहरण है, पुत्रेण सहागतः पिता। तो यहाँ पर जो पिता है, पुत्र के साथ पिताजी आए, तो यहाँ पर जो प्रधान है ना, प्रधान क्या है, हमारा पिता है। लेकिन हमारा जो सूत्र है वो क्या कहता है, सह अर्थ होना चाहिए, साथ का अर्थ होना चाहिए। चाहे कोई भी शब्द हो, साथ के लिए साथ का कोई भी अर्थ, अर्थात सह के कोई भी पर्यायवाची शब्द हो और किस अर्थ में हो, सह अर्थ में हो, तो वो क्या करते हैं, उसमें जो अप्रधान होता है ना उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रधान है वो पिता है, तो तृतीया विभक्ति प्रधान में न लग करके किस में लगेगी, पुत्र में लगेगी। किस में, पुत्र में। पुत्र में क्यों लगी, क्योंकि पुत्र हमारा ये अप्रधान है। तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति किस में लगेगी, पुत्रेण शब्द में लगेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सह शब्द दिया हुआ है। सह के पर्यायवाची कौन कौन से हो सकते हैं, तो सह के पर्यायवाची देख लीजिए आप, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है। तो सह का पर्यायवाची साकम, साकम का अर्थ भी साथ होता है। फिर है सार्धम, सार्धम का अर्थ भी साथ होता है। फिर है समम, तो इसका अर्थ भी क्या होता है, साथ ही होता है। तो ये जो 3 शब्द और दे दिए जाए, इन शब्दों के योग में भी तृतीया विभक्ति लगती है। और किस में लगती है, अप्रधान में लगती है। किस में लगती है, अप्रधान में। अब क्वेश्चन क्या था एग्जाम में वो मैं आपसे पूछती हूँ। जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन ये है, ये एग्ज़ाम कब का है, 2022 का। और किस चीज़ का है, लेवल 2 मीन्स ये टीजीटी का एग्ज़ाम है। क्वेश्चन क्या है, अब आपको आंसर खुद करना है। आपको अगर नहीं आता तो आप कमेंट में बताइएगा। आपको परसों सैटरडे है, हाँ परसों की क्लास में आपको करवा दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, लिख देती हूँ मैं आपको।
सह युक्ते अप्रधाने, सह युक्ते अप्रधाने इति सूत्रेण, इति सूत्रेण तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति भवति, तृतीया विभक्ति भवति। ऑप्शन नंबर 1 सह इति पदे, इति पदे। ऑप्शन नंबर 2 अप्रधाने, ऑप्शन नंबर 3 हमारा है प्रधानी, और ऑप्शन नंबर 4 सहयुक्त इति पदे। क्या है? सह युक्त इति पदे। तो ये आपको क्वेश्चन का जो आंसर है ये कमेंट में बताना है, और अच्छे से लिखिएगा कि किसके बारे में, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 है तो आप साथ में ये लिखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 है तो साथ में आप ऑप्शन नंबर 2 का नाम भी लिखिएगा कि यह प्रधाने है, ऑप्शन नंबर 3 है तो प्रधाने भी साथ में लिखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 है तो सहयुक्त इति पदे। चाहे आप गलत लिखो सही लिखो, लेकिन आप लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि इससे मुझे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं आपको और कितना इजी लेवल से करवाऊँ कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगर आपने गलत जवाब दिया तो मैं ये समझ जाऊँगी कि हाँ अभी तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है। इसलिए प्लीज़ 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 कमेंट अवश्य कीजिएगा, ताकि मुझे भी ये पता लग सके कि मैं जो करवा रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आज का ये क्वेश्चन आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अब हमारा सूत्र आता है, अगला सूत्र है, यहाँ पर करते हैं हम अगला सूत्र हमारा। क्या है सूत्र? ये नांग विकार है। ये नांग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में इसके संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। ये नांग विकार है सूत्र है। ये सूत्र क्या कहता है? ये कहता है कि जिस विकृत अंग के द्वारा अंगी का विकार लक्षित होता है उसके वाचक शब्द से तृतीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि कोई ऐसा शब्द हो जिससे हम पूरे के पूरे व्यक्ति के शरीर को ही उससे हम जानने लग जाए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अंधा है, उसकी आंखें उसको दिखाई नहीं देती है, तो हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति को, अगर वो अंधा है उसको सिर्फ और सिर्फ आँख से ही दिखाई नहीं दे रहा है, तो अगर हमें वाक्य में ये लिख करके दिया जाए कि वह व्यक्ति आँख से अंधा है, तो क्या हो जाएगा? आँख से अंधा है, आँख से काना है, तो इसमें तो हमारी क्या हो जाएगी? तृतीया विभक्ति लग जाएगी। लेकिन यही एग्जाम्पल अगर हमें ये दे दिया जाए कि अक्षि काणम अस्य, अर्थात इसकी आँख काणी है, पूरे व्यक्ति को डिफाइन नहीं किया गया है, पूरे व्यक्ति के शरीर को नहीं बताया गया है, सिर्फ ये कहा गया कि इसकी आँख काणी है, बाकी व्यक्ति पूरा स्वस्थ है, सिर्फ और सिर्फ इसकी आँख काणी है, तो वहाँ पर जो है वहाँ पर तृतीया विभक्ति नहीं लगेगी। आपको अगर ये बोल दिया जाए कि जैसे मान लीजिए वह पैर से लंगड़ा है, तो यहाँ पर क्या है? पैर से लंगड़ा है मीन्स पूरा का पूरा लंगड़ा है। लेकिन अगर हमसे ये बोल दिया जाए कि उसकी टांग लंगड़ी है, अर्थात वो टांग से लंगड़ा के चलता है, तो यहाँ पर हमारी तृतीया विभक्ति नहीं होगी। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर किसी व्यक्ति के किसी अंग में विकार उत्पन्न हो जाए और वो विकार व्यक्ति के पूरे शरीर का ही बोध करवाए, तो उसमें तृतीया विभक्ति लगेगी, अन्यथा उसमें तृतीया विभक्ति नहीं लगेगी। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देखते हैं हम, जो प्रसिद्ध एग्जाम्पल है इसका कि अक्षणा काण है,
तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अक्षणा कारण है, अर्थात आँख से काना है, आँख से काना है, आँख से काना है। तो यहाँ पर जो है आँख से काना है मीन्स ये पूरा का पूरा व्यक्ति ही इसी प्रकार से डिफाइन हो गया है कि हाँ ये व्यक्ति काना है। लेकिन अगर हम इसको इसी एग्जाम्पल को इस प्रकार लिख दे, अक्षी काणम अस्य, क्या है, अक्षी काणम अस्य, इस प्रकार से लिख दें हम इस एग्जाम्पल को, तो यहाँ पर अक्षी शब्द में तृतीया नहीं ली जाएगी। क्योंकि तृतीया क्यों नहीं ली जाएगी, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया आपको कि अगर हम किसी अंग विकार का बोध करवा रहे हैं तो उससे पूरे के पूरे व्यक्ति का बोध होना चाहिए कि हाँ वो व्यक्ति काना है। या फिर जैसे अगर कान से सुनाई नहीं देता है तो उसको हम बहरा बोल देते हैं, आँख से दिखाई नहीं देता उसको हम अंधा बोल देते हैं, और उससे पूरा का पूरा शरीर उसका डिफाइन हो जाता है कि वह व्यक्ति अंधा है। और यहाँ पर अक्षी कारणमस्य क्या अर्थ देता है, अक्षी कारणमस्य का यहाँ पर अर्थ है कि इसकी आँख काणी है, अर्थात इस व्यक्ति की आँख काणी है। तो यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ आँख का ही विकार दिया जा रहा है, क्या है, इस व्यक्ति की आँख काणी है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आँख का ही विकार दिया जा रहा है, पूरे शरीर का बोध नहीं हो रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल है इसमें तृतीया का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये बोला गया है कि इस व्यक्ति की आँख काणी है। या कोई और एग्जाम्पल जैसे इस व्यक्ति की या इसकी, या फिर हम ये बोलते सकते हैं इसका कान बहरा है, इसका कान बहरा है। तो इससे क्या है, सिर्फ हमें ये अंदाज़ा लग रहा है कि एक अंग में ही विकार है, कान में, किसी और में नहीं है। लेकिन जब हम किसी एक अंग में विकार होने से उसके पूरे शरीर को डिफाइन कर देते हैं तो उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, तृतीया इसमें नहीं लगेगी। आप ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल में आपको ये भी दिया जाएगा अक्षी कारणमस्य, तो कौन सा एग्जाम्पल सही है, तो ये सही नहीं होगा आपका, तृतीया विभक्ति को लेकर के आपका सही होगा अक्षणा कारण है, ये आपका एग्जाम्पल सही होगा। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। फिर हमारा आता है अंतिम तो नहीं कह लास्ट सेकंड सूत्र तृतीया विभक्ति का। फिर हमारा जो तृतीया विभक्ति है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारी तृतीया विभक्ति में जो सूत्र है वो अब आता है, वो कौन सा है, इत्थम भूत लक्षणे, क्या है, इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे। तो यहाँ पर क्या है, लक्षणवाची शब्द से तृतीया विभक्ति होती है। जैसे जटाओं से ज्ञात होता है कि यह तपस्वी है। मान लीजिए मैंने एक उदाहरण लिख दिया, जटाभिः तापसः, जटाओं से तपस्वी है, जटाओं से ज्ञात होता है, ज्ञात होता है कि तपस्वी है। तो यहाँ पर ये इत्थम भूत लक्षणे का मतलब ही क्या है कि किसी चीज़ की पहचान कराना। इत्थम भूत लक्षणे अर्थात किसी के लक्षण को देख करके कि यह व्यक्ति इस प्रकार का प्रतीत होता है, इसको हम इत्थम भूत लक्षणे कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपकी क्लास में आती हूँ, कॉलेज में ये ज़्यादातर ये होता है कि कोई नया टीचर आता है तो हमें पहले ये नहीं पता होता कि कॉलेज में कोई नया टीचर आया है, वो टीचर कौन सा है। और सभी जो लड़कियां होती हैं या लड़के मान लीजिए, वो सभी पैंट शर्ट डाल के आते हैं या लड़कियां सूट सलवार डाल करके आती है, और जो टीचर होते हैं वो भी सेम ऐसे ही कपड़े डाल करके आते हैं। कोई एक आध ही टीचर होता है जो साड़ी पहन के आ जाए। तो यहाँ पर इससे क्या होता है कि टीचर के हाथ में
बुक होती है, डस्टर होता है, पेन होता है और टीचर क्लास के अंदर प्रवेश करती है। तो वैसे बहुत सी लड़कियां प्रवेश करती है और आपको कॉलेज में तो पता ही है सब बड़े बड़े ही होते हैं, कोई छोटे बच्चे नहीं होते। और टीचर भी आपकी ही उम्र की आ गई, मान लीजिए 25 से 30 साल की उम्र के बीच की कोई टीचर आ गई है, तो आप उसको देख करके उसके हाथ में कोई डस्टर होगा या उसके हाथ में चौक वगैरह होगा या कोई और चीज़ जो ऐसा पहचान करवा दे कि टीचर है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि पहचान कर सकते हैं। आप बोलोगे कि हाथ में डस्टर लेने की वजह से या चौक रखने की वजह से टीचर प्रतीत होती है क्लास में। इसी प्रकार से कोई और एग्जाम्पल मान लीजिए, कोई वकील है, वकील की ड्रेस आप सभी को पता है कैसी होती है, ब्लैक एंड वाइट होती है, ऊपर ब्लैक ट्राउज़र होता है, कोट जिसको हम बोल देते हैं नॉर्मल। तो वो जो पहनते हैं तो उसको हम देखते ही पहचान लेते हैं कि ये क्या है, वकील है, लॉयर है। तो ये हम उसके ड्रेस को देखते ही क्या बोलते हैं कि ड्रेस को देख करके पता लग रहा है कि लॉयर है अर्थात वकील है। तो यहाँ पर जो ड्रेस को देख करके अर्थात जिससे हमें जिस चीज़ से हमें ज्ञान होता है उसमें तृतीया विभक्ति लगेगी। जैसे हमें यहाँ पर उदाहरण हमने लिखा जटाभी तापस है, तो यहाँ पर हमें उस व्यक्ति की जटाओं को देखने से ये ज्ञात हो रहा है कि वह व्यक्ति कैसा है, तपस्वी है। कैसा है, तपस्वी है। कोई साधु है, उसने भगमा रंग अर्थात जैसे हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहनते हैं भगमा रंग, आप सभी जानते हैं, जिसको हम पीच कलर बोलते हैं, पीच कलर। तो वो जो पहनते हैं उसको देख करके हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये साधु है, साधु व्यक्ति जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। तो किसी चीज़ को देख करके उसके पूरे के पूरे लक्षण का पता लगाना, उसमें जो चीज़ से हम पता लगाते हैं वो चीज़ हमारी क्या होती है, उस चीज़ में हमारी तृतीया विभक्ति लगती है। यहाँ पर हम जटाओं से ज्ञात कर रहे हैं कि तपस्वी है, तो यहाँ पर हमारी तृतीया विभक्ति जटाभी शब्द में आएगी, किसी और में नहीं आएगी। अब आपके मन में ये भी डाउट चल रहा होगा कि मैम यहाँ पर जटाभी ही क्यों आया, जटेन क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया जटेन। तो जटेन इसलिए नहीं आया बच्चों कि जटेन जो है वो हमारा द्वितीया का एक वचन है, जबकि हमें हमारी जो जटाएं हैं वो बहुवचन में चलती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं जटा किसको बोलते हैं, बालों को, और बालक कभी भी एक वचन में नहीं होते, बाल कभी भी एक वचन नहीं होते हैं, बहुवचन में ही चलते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे इस सूत्र को अच्छे से। अब हम अगला सूत्र और अंतिम सूत्र तृतीया विभक्ति का देखते हैं। सूत्र का नाम है हेतु। क्या है सूत्र, हेतु। हेतु हेतु सूत्र देखते ही पहचान रहे होंगे कि हेतुवाचक शब्द होने चाहिए। हेतुवाचक शब्द, हेतु क्या होता है, अर्थात कारण, कारणवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। क्या होती है, तृतीया विभक्ति होती है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण है यहाँ पर, दंडेन घटः, दंडेन घटः, दंड से घड़ा बनता है। तो यहाँ पर जो घड़ा बनने का हेतु है, कारण है, वो क्या है, दंड है। क्या है, दंड। तो तृतीया विभक्ति किस में हो जाएगी, दंडेन, दंड में। क्या हो जाएगी, तृतीया विभक्ति किस में हो जाएगी, दंडेन, दंड में। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और आता है जो पूछ लिया जाता है, ये भी देख लीजिएगा आप। पुण्येन दृष्टो हरि, पुण्येन दृष्टो हरि, पुण्य से हरि को देखा। क्या है, पुण्य से हरि को देखा। तो यहाँ पर जो देखने का कार्य
किया जा रहा है उसका जो कारण है वो क्या है या हेतु है। हरि को देखने का हेतु क्या है? पुण्य। अर्थात पुण्य ना किया होता, पाप कर्म किया होता तो क्या हमें हरि दिखाई देते? नहीं देते। इसलिए यहाँ पर हरि को देखने का जो कारण है या हेतु है वो क्या है? पुण्य। तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति पुण्य शब्द में लग जाएगी। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। कृपया करके क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ जिसमें मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप सभी ये सोचते होंगे कि मैम व्यूज़ पाने के चक्कर में ये सब करती है। तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरा जो चैनल उस पर कोई भी अमाउंट नहीं आती है। चैनल पर कोई भी हमें पैसा अभी तक नहीं मिला है। एक बार मिलना शुरू हुआ था और मैंने क्या किया, बीच में वीडियोस को डिलीट कर दिया, 4-5 वीडियोस को, जिससे क्या हो गया कि चैनल को वापस से डीमोनेटाइज कर दिया गया। तो फिर भी मैं आपके लिए पिछले 3 मंथ से मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, ताकि क्योंकि मैंने आपको पहले ये बोल दिया था कि आपको यूट्यूब पर एस्टेट का कंटेंट फ्री दिया जाएगा। तो मैं अपनी बात से मुकरना नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि आपका जो विश्वास है वो मुझसे हटे। इसलिए मैं पिछले 3 महीने से बिल्कुल मतलब निशुल्क बोला है ना, तो निशुल्क ही है। मुझे कोई यूट्यूब भी अमाउंट नहीं दे रहा है। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आप भी प्लीज़ इतनी मेहनत सो कर ही सकते हैं। क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। बने रहे हमारे साथ इसी चैनल पर।